हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। 11 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से एंड तक बने रहिए। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर और जो हमारी वेबसाइट है study.crazygktrick.com, यहां पर देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको करंट अफेयर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। काफी स्टूडेंट हैं जो कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। रोज आपके लिए यहां पर फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं आपके लिए करंट अफेयर का। आप इस टेस्ट को लगाइए। देखिए, आप करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहां पर व्यू कंटेंट में जब एंटर होंगे तो इस तरीके से आप टेस्ट को लगा सकते हैं। करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर का ये टेस्ट है। और लास्ट में जब आप यहां पर सबमिट करेंगे टेस्ट को तो आप सभी ऑल ओवर इंडिया पेन इंडिया अपनी रैंक देख सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए study.crazygktrick.com और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी आपको यह सहूलियत है, वहां पर भी आप टेस्ट लगा सकते हैं करंट अफेयर का। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ डेली करंट अफेयर की आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब जीता है? तो FIH ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, मतलब हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। किसे दिया गया? हरमनप्रीत सिंह। इंडियन हॉकी प्लेयर, बहुत ही फेमस है और क्योंकि अवार्ड इंटरनेशनली मिला है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको दिया? हरमनप्रीत सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का यह अवार्ड है। आपको यहां पर यह चीज पता होना चाहिए कि हरमनप्रीत सिंह को तीसरी बार FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह। इन्हें 2020, 2021 और 2021-2022 2 साल के लिए पहले भी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा चुका है और अब 2024 के लिए हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इनके अलावा जो हमारे फॉर्मर गोलकीपर है ना, अब तो संन्यास ले चुके हैं, PR श्रीजेश, इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि PR श्रीजेश को भी यह अवार्ड तीसरी बार मिल रहा है, 2020-21 और 2021-22। इन्हें भी पहले 2 बार आज जो गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो दिया जा चुका है और अब तीसरी बार मिला है 2024 के लिए। इसी साल 2024 में PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल हॉकी खेलों से संन्यास ले लिया। ठीक है, यहां पर मैं आपको अदर कुछ अवार्ड बता देता हूं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिए। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरमनप्रीत सिंह इंडिया के हैं। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये येब्बी जॉनसन है जो कि नीदरलैंड की महिला हॉकी प्लेयर है। इसके अलावा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर हो गए PR श्रीजेश इंडिया के। अगर विमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये जियाओ जो कि चाइना की हॉकी प्लेयर है। मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सुफियान खान पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर हैं। विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जोई डियाज अर्जेंटीना की महिला हॉकी प्लेयर है। मेंस कोच ऑफ द ईयर जेरोन डेल्मी जो कि नीदरलैंड के हॉकी प्लेयर हैं। और विमेंस कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो एलेसन अन्नान, ठीक है, ये बिलोंग करती है चाइना से। तो ये है विमेंस कोच ऑफ द ईयर 2024। तो ये सारे अवार्ड याद रख सकते हैं तो याद रखें। इंडियन प्लेयर इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, FIH अवार्ड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 1998 में हॉकी के खेलों में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाना शुरू किया गया था 1998 से। यह दिया जा रहा है हॉकी के क्षेत्र में। ठीक है, साल भर जो भी प्लेयर हैं हॉकी के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं
उनको दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, इंडियन प्लेयर याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अदर भी मैंने आपको बता दिए हैं, उनको भी नोट कीजिए, पीडीएफ में देख लेना, काम आएंगे। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, इनकी बात करते हैं तो भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर, कप्तान, पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है इन्हें 2021 में। पीआर श्रीजेश की बात करें तो ये पूर्व गोलकीपर हैं और करंट जूनियर हॉकी टीम के कोच है। केरल से बिलोंग करते हैं पीआर श्रीजेश, 2024 में संन्यास ले लिया है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2017 में, और खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2021 में पीआर श्रीजेश। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2024 में 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये बने हैं हमारे हर्षवर्धन अग्रवाल। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, देखिए पहले भी फिक्की से आपको एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आ चुका है। उस वक्त जो अध्यक्ष चुने गए थे उस वक्त का डेटा उस वक्त पूछा गया था, और अब फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, इमामी कंपनी के एमडी के पद पर हैं वर्तमान में। कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में नियुक्त किए गए। 2024-25 का कार्यकाल इनका 1 साल रहने वाला है। यहां पर देखिए आपको फिक्की को समझना पड़ेगा कि फिक्की क्या है, संस्था क्या है। तो फिक्की की बात करें ना तो भारत में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी है उनका एक एसोसिएशन है। सबके होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो लेबर एसोसिएशन भी होता है, वकीलों के लिए भी होता है ना एसोसिएशन। तो इस तरीके से जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हितों की बात करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है फिक्की, एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हर्षवर्धन अग्रवाल 2024-25 के लिए, है ना। इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, पर अध्यक्ष या फिर जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए मैथ्स का कॉम्बो कोर्स यहां पर अवेलेबल है। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि 70 आवर्स मैथ्स का कोर्स भी आपको यहां पर मिल जाएगा, और 70 डेज मैथ्स का कोर्स भी आपको इस कॉम्बो कोर्स में अवेलेबल है। आज जिनके एग्जाम से समय कम है वो 70 आवर्स मैथ्स पढ़ सकते हैं, और थोड़ा जिनके पास समय है जो प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो 70 डेज की एक रणनीतिक मैथ्स का डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। दोनों का ही कॉम्बो कोर्स है आपके लिए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको 1000 जो एमसीक्यू करंट अफेयर कल मैंने आपको बताया था, आप उसकी पीडीएफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑफर भी आपके लिए अभी वैलिड है। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे, है ना, यह भारत में मनाया जाता है 11 नवंबर को, नेशनल एजुकेशन डे। अगर नेशनल टीचर्स डे की बात करते हैं तो 5 सितंबर को, आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। यहां पर नेशनल एजुकेशन डे की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। पहले भी देखिए सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था, यहां पर एमपीएससी ने पूछा था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है 11 नवंबर को? यह आपको पता होना चाहिए। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनके जन्म दिवस को, इनकी जयंती को मनाया जाता है 11 नवंबर को, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, भारत में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको बेहतर बनाने के लिए इनिशियली बहुत अच्छा योगदान दिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो 11 नवंबर को इनकी एनिवर्सरी पर जो इनकी जयंती है उस दिन मनाया जाता है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, भारत में एजुकेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से, लोगों को शिक्षा के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से
नेशनल एजुकेशन डे। कब? 11 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में, सॉरी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप है, समझना है ना, निशानेबाजी प्रतियोगिता है 2024 की। आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 9 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। 25 कंट्रीज के 220 शूटर यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले। कितने? 220 शूटर। ठीक है, आज जब आयोजन हो जाएगा तब हम इसकी मेडल टेली पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपको यहां पर यह याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हो रहा है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो शूटिंग के छात्र हैं, जो कि शूटिंग खेलों से संबंधित है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। आयोजन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। 2024 में आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र का पुणे। ठीक है, हमने शायद गलती से मैं उधर बता रहा था आपको, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद एक मिलिट्री एक्सरसाइज से किन दो देशों के मध्य में? पहले तो यह समझिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट जो वर्ड है ऑस्ट्रा, ठीक है, उसी के नाम से है ऑस्ट्रा हिंद 2024। इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है ना। अब देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। इस साल ये 3rd एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन। जो भारतीय दल है, जो भारत की जो मिलिट्री है, उसका नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट की बटालियन कर रही है मुख्य रूप से, और इसके अलावा भारतीय वायुसेना के भी 14 सोल्जर जो हैं, कर्मी जो हैं, 14 कर्मी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद में, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है ना। स्पेशली याद रखिएगा कि डोगरा रेजिमेंट इसमें शामिल हुई है भारत की ओर से। 3rd एडिशन है ना, दोनों देशों के मध्य में। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2022 में। 2023 में जो 2nd एडिशन है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और अब 3rd एडिशन 2024 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है ना, जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत करना, इसके अलावा आर्मी के मध्य में कॉपरेशन को बढ़ाना, ऑस्ट्रा हिंद वॉर एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आगे आएंगे। चर्चा में रही बुक द सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक की बात करें तो इसे लिखा है सलमान रुश्दी ने। ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की लिखित पुस्तक है। बहुत ही फेमस ऑथर है ना। इन पर कुछ समय पहले एक जानलेवा हमला भी हुआ था। सलमान रुश्दी, इनकी लिखी बुक है ना। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है नाइफ के नाम से। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी हमला होने के बाद नाइफ के नाम से इन्होंने लिखी थी। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं द सैटेनिक वर्सेस बुक की। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1988 में सलमान रुश्दी की जो बुक है, कंट्रोवर्शियल बुक है, उस पर उस वक्त बैन लगा दिया था। एक्चुअल में पता है, उस वक्त कुछ इस बुक में ऐसा माना जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी इससे हर्ट हुई थी उस वक्त। तो 1988 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सलमान रुश्दी की इस बुक पर बैन लगाया था। लेकिन अब एक कोर्ट में जब याचिका गई थी, तो याचिका में जब सुनवाई की कोर्ट ने, तो कोर्ट ने बोला कि भाई इसके खिलाफ कोई भी रिटर्न ऑर्डर तो है ही नहीं, नोटिफिकेशन तो उस वक्त पेश किया ही नहीं गया था, तो बैन हटाने का सवाल तो उठता ही नहीं। मतलब रिलीज करना हो तो कर दो, क्योंकि बैन ऑफिशियली तो है ही नहीं बुक पे। ठीक है, इसीलिए अभी ये बुक सुर्खियों में है।
एक्चुअल में सैटेनिक वर्सेस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं ना तो शैतानी छंद या शैतानी आयतें, उसका हिंदी मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो मुस्लिम कम्युनिटी उस वक्त काफी नाराज थी, जिसके कारण उस वक्त इस पर बैन लगा था। तो किसकी लिखित बुक है सैटेनिक वर्सेस? तो ये सलमान रुश्दी की लिखित बुक है द सैटेनिक वर्सेस। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के उपन्यासकार है, ध्यान रखना, ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी बहुत ही फेमस बुक है, जिसके लिए सलमान रुश्दी को 1981 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा चुका है। और अब इनकी जो बुक सुर्खियों में रही है द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी की। आगे, नवंबर 2024 में किसे एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? एसएससी आप सभी को पता है, काफी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे एसएससी की एग्जाम्स की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी चयन आयोग है ना, एसएससी केंद्रीय भर्ती निकाय है एक तरीके का, एग्जाम कंडक्ट कराना, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट जारी करना एसएससी का मेन काम है सेंट्रल में कर्मचारियों की भर्ती के लिए। तो हाल ही में देखिए एसएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है एस गोपाल कृष्णन को। आंसर डी, क्योंकि एसएससी के चेयरमैन बने हैं तो आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले भी क्योंकि एसएससी एमटीएस में देखिए 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, उस वक्त जो अध्यक्ष बने थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। हम प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात करेंगे। तो नवंबर 2024 में एस गोपाल कृष्णन को एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, एस गोपाल कृष्णन को राकेश रंजन के स्थान पर एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया। अभी तक राकेश रंजन एसएससी के चेयरमैन थे, अब नए चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन नियुक्त किए गए। ठीक है, एस गोपाल कृष्णन का जो कार्यकाल है मार्च 2029 तक 5 साल का होने वाला है। एसएससी के बारे में आपको बता ही चुका हूं, काम क्या है। स्थापना 1975 में की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में, है ना। ठीक है, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8th गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8th एडिशन का जो आयोजन है, 8th गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर। ठीक है, भारत की ओर से एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने यहां पर भाग लिया। सिंगापुर में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8th गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर भाग लिया और इस 8th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या 8th जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसमें भारत और आसियान देशों के मध्य में व्यापार को लेकर यहां पर चर्चा की गई है और इसके अलावा भारत और आसियान देशों के मध्य में ट्रेड को लेकर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को लेकर कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर यहां पर बातचीत की गई। तो भारत की ओर से एस जयशंकर थे और आसियान के अलग अलग डेलीगेशन ग्रुप थे अलग अलग देशों के। ठीक है, तो ये आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 8th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आयोजन कहां पर? सिंगापुर। चर्चा में रही खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? वैसे अर्जुन एरिगेसी को हम काफी बार पढ़ चुके हैं, काफी सुर्खियों में रहते हैं, है ना। शतरंज के खिलाड़ी हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? यह क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। तेलंगाना। कहां से? तेलंगाना। अर्जुन एरिगेसी। ठीक है ना। तो चर्चा में रही खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी शतरंज खेलों से संबंधित है। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने हाल ही में अपने नाम किया है और उसके बाद वर्ल्ड चेस रैंकिंग में ये 2nd नंबर पर पहुंच गए। 2nd पोजीशन पे है वर्तमान में अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, कुछ समय पहले ही 2800 इलो रेटिंग प्राप्त करने वाले भारत के दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरिगेसी। इनके पहले 2800 इलो रेटिंग विश्वनाथन आनंद ने पहले प्राप्त की है और दूसरे बने कौन? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और भारत के 54वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है ना। अभी ये वर्ल्ड रैंकिंग में, वर्ल्ड चेस रैंकिंग में वर्तमान में ये दूसरी पोजीशन पे है अर्जुन एरिगेसी। लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया? तो दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है भारत और भूटान की सीमा पर। असम राज्य में, असम की जो सीमा भूटान से लगती है इंडिया की, वहां पर पर्टिकुलर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट हाल ही में शुरू किया गया है भारत और भूटान के मध्य में। ठीक है, इस चेक पोस्ट की जो शुरुआत है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने संयुक्त रूप से मिलकर की है। चेक पोस्ट का नाम दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, जो कि असम के दारंगा में बनाया गया है ना, असम के दारंगा प्लेस पर बना है, इसलिए नाम पड़ा दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। जो भूटान से भारत आएंगे या फिर असम की ओर से भूटान जाने वाले जो हैं उनके इमिग्रेशन के लिए पर्टिकुलर ये चेक पोस्ट है। ठीक है ना, उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य में, भारत और भूटान के मध्य में बिजनेस या ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके और पर्टिकुलर इस चेक पोस्ट से उस ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट किन दो देशों के मध्य? इंडिया और भूटान। भारत में कहां पर? तो असम के दारंगा में, भूटान और इंडिया की या असम की सीमा पर। ठीक है, तो यहां पर 11 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? गुजरात, है ना, आंसर ए। सेकेंड, 1967 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने ही फैसले को पलटा है? तो यह फैसला आया था 1967 में एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। आगे, किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। निम्न में से कौन हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2024 में पहले स्थान पर रहा है? तो यह है शिव नादर एंड फैमिली। 83 इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का जो इनॉग्रेशन है वो किया है नितिन गडकरी ने। नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नैयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया अनिल प्रधान को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो यह यूनिवर्सिटी हो जाती है पेकिंग यूनिवर्सिटी, है ना। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? कौन? तनुश्री पांडे, है ना। यह हो गए हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज था सर विलियम हॉकिंग्स, है ना। काफी स्टूडेंट ने टॉमस रो भी कमेंट किया, वो बाद में आए थे, पहले आए थे सर विलियम हॉकिंग्स। ठीक है, 1608 ईस्वी के आसपास, 1608 ईस्वी में ही आए थे। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? तो वहीदा रहमान को दिया गया था। और 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किस फीमेल फुटबॉलर को बेलन डी ओर अवार्ड 2024 दिया गया? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। इन्हें हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस भी किया है, तो आप इजीली अगर ध्यान से करंट अफेयर फॉलो करते हो तो इजीली आप इसका आंसर कमेंट में दे पाओगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।